नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। टैरिफ पर भारी बवाल, एससीओ समिट से परेशान ट्रंप ने भारत पर लगाए 50% टैरिफ का किया बचाव। दोनों देशों के बीच रिश्तों को बताया एक तरफा। भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च, पीएम मोदी को दी गई भेंट। इसरो की बड़ी उपलब्धि, अब अमेरिका चीन की जरूरत नहीं। बिहार में चुनावी हलचल तेज, बीजेपी और आरजेडी ने बुलाई अहम बैठकें। अमित शाह और तेजस्वी यादव ने बनाई रणनीति, दिल्ली से पटना तक मची खलबली। सीएए पर केंद्र का बड़ा फैसला, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए कट ऑफ डेट बढ़ी। अब 31 दिसंबर 2024 तक अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएनपी की रैली के बाद आत्मघाती बम ब्लास्ट, 20 की मौत, 35 से ज्यादा घायल होने की खबर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप टैरिफ और बवाल की। ट्रंप और उनके टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। भारत पर 50% टैरिफ का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रंप को अपने ही देश में भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बवाल और कई दिनों की खामोशी के बाद ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सालों से यह रिश्ता एक तरफा था। ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था, इसलिए अमेरिका भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं कर रहा था, लेकिन वो हमारे साथ व्यापार कर रहे थे। ये हमारी मूर्खता थी कि हम उनसे टैरिफ नहीं वसूल रहे थे। तो जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ का बचाव करते हुए भारत पर निशाना साधा है, उससे उनकी बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि भारत ने भी साफ तौर पर से ये बता दिया है कि वो अमेरिका के सामने किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लंबा भाषण तो था, लंबी बातचीत उन्होंने मीडिया कर्मियों से की, लेकिन आपको क्या लगता है वो क्यों बचाव कर रहे हैं? देखिए, वो नीति का बचाव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। नीति कुछ और है, भाषण कुछ और दिया जा रहा, बातचीत कुछ और की जा रही, फैसले कुछ और लिए जा रहे हैं। आज खबर आई कि अमेरिका की कंपनी से हिंदुस्तान का एक न्यूक्लियर डील हुआ, और ये न्यूक्लियर डील आज ये खबर आई है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। मतलब न सिर्फ ये करार वहां से सामान लेने का है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है। ये तो अलग कहानी है। दूसरी तरफ इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मामले को हम सुलझा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उसी जगह पे अटके हुए हैं, और अटकना उनकी मजबूरी है। वो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि कठोर नेता के रूप में, कठोर फैसले लेने वाले नेता के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें वाशिंगटन पहुंची चीन से, जहां तीन देश के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन, उनकी वजह से इनको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, बार बार सफाई देनी पड़ रही है। और ये व्यक्ति तो कभी सॉरी बोलने वाला चरित्र तो है नहीं इनका, तो वो अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, अपने बैड डिसीजंस को डिफेंड करने के लिए इस तरह के बयान तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके प्रशासन के लोग कुछ और बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ की सरकार हिंदुस्तान के साथ कुछ और न्यूक्लियर डील जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि चीन में जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उससे ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गए हैं। जी, तो ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला खुद अमेरिका में ही विवादों में घिर गया है। तो दूसरी तरफ आज दिल्ली स्थित यशोभूमि में चल रहे सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और टेक्नोलॉजी से बने प्रोजेक्ट्स और उत्पादों को
करीब से देखा। इस सम्मेलन के दौरान देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया गया। पहली मेड इन इंडिया चिप पीएम मोदी को दी गई। इसे इसरो की टीम ने विकसित किया है। ये चिप पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है। पीएम ने चिप को 21वीं सदी का डिजिटल हीरा बताया और कहा कि ये छोटा सा चिप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अब हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वाकई में अब हमें अमेरिका और चाइना की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के। देखिए, विजन है प्रधानमंत्री मोदी के पास। उनके भाषण को अगर आप सुने तो उन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया की शक्ति अब बस मिसाइल्स में नहीं, इकोनॉमी में नहीं, ये चिप, ये सेमीकंडक्टर्स ये तय करेंगे। और उन्होंने बताया कि ऑलरेडी इनकी तैयारी शुरू है। कई जगहों पे ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा है। सिर्फ प्रोडक्शन करना ही नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के चिप को पहुंचाने का लक्ष्य है। हर राज्य में, हर जगह एक मास प्रोडक्शन इस तरह के सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके हमें ये करना है। ये इन्होंने गोल रखा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बाकी दुनिया के पास टेक्नोलॉजी हो सकता है, आर्थिक सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन भारत पे लोग विश्वास करते हैं और यही विश्वास हमें पूरी दुनिया में आगे लेकर के जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम लीडर वही होता है जो आगे के 10 साल किस तरह की दुनिया होगी, किस तरह की हमारी नीड होगी, समाज कैसा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए अभी से उनकी नींव डालता है। विपक्ष के लोगों के मुंह से आपने कभी ये शब्द भी सुना, सेमीकंडक्टर? ये लोग अलग तरीके की राजनीति में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को 2047 के लिए तैयारी करने में जुटे हुए हैं। जी, अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को मां को लेकर अपशब्द कहे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। बिहार बीजेपी ने इस घटना के विरोध में कल बिहार बंद का आह्वान किया है। अलग अलग राज्यों में भी बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। तो हलचल के बीच आज दिल्ली और पटना में अहम बैठकें भी हुई। दिल्ली में अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग, रणनीति, मुद्दे और जीत का मंत्र देकर चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया। तो वहीं पटना में तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें वोटर अधिकार यात्रा, सीट शेयरिंग, कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में बैठक और पटना में भी बैठक, क्या कुछ हुआ इन दोनों बैठकों में? देखिए, अब तो बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि अब तो कभी भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। एसआईआर हो चुका, वहां सारी वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है। 30 तारीख तक ये फाइनल भी हो जाएगा और उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, वहां दो गठबंधन के बीच लड़ाई है और गठबंधन जहां है तो पहले गठबंधन के अंदर ही तकरार और करार होना जरूरी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और चिराग पासवान और एक दो पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं। वहां पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया। तो यहाँ की जो मीटिंग चल रही है वो सीटों के फाइनलाइजेशन के ऊपर है कि सीट की संख्या तो तय हो गई, कौन सी पार्टी किस सीट पे लड़ेगी उसके बारे में चर्चा आज हो रही है। रही बात पटना की, जहां महागठबंधन की बैठक नहीं हो रही है। महागठबंधन की बैठक 15 तारीख को होनी है। आज बैठक जो हुई वो आरजेडी की हुई और उसमें यह खबर आ रही है कि आरजेडी के कई सारे लीडर्स इस बात के लिए नाराज हैं कि हमने ये 10-15 दिन इस राहुल गांधी के यात्रा में समय बर्बाद किया, नैरेटिव को हाथ से जाने दिया, मोमेंटम खोया और तो और कांग्रेस के एक मुस्लिम लीडर के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दी गई उससे पूरा चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है। तो कांग्रेस के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, इस पे चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, 70 सीटें चाहिए। आरजेडी कह रही है 40 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। तो एक तकरार महागठबंधन में आज उभर के आया है। जी,
अब बात सीए पर सरकार के अहम फैसले की। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बड़ा फैसला लिया है। भारत में कट ऑफ तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया। ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वो लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत जारी किया गया है। कितना बड़ा फैसला और अल्पसंख्यकों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। भाई कहाँ है वो लोग? शाहीन बाग वाला गैंग, शाहीन बाग वाला गैंग कहाँ है? सीए के खिलाफ इतना आंदोलन हो रहा था, आज इतनी बड़ी खबर आ गई। पहले जो कानून था उस कानून के तहत वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से सताए हुए हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये लोगों के लिए कट ऑफ मार्क ये था दिसंबर 31, 2014। 10 साल बढ़ा दिया गया। मतलब अब वो लोग भी भारत में रह सकेंगे। भारत की नागरिकता उनको भी दे दी जाएगी जो दिसंबर 2024 तक आए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारे लोग, आपने खबर सुनी होगी, दिल्ली में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, गुजरात में बहुत सारे लोग थे, और ये कटाक्ष किया जाता था कि भाई आप इन लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे। सीए लागू हो गया तो इस तरह की समस्याएं आई कि बहुत सारे लोग 2014 के बाद हिंदुस्तान आए हैं, और खास करके हिंदुओं का पलायन ज़्यादा हुआ इन देशों से। उनको लगा प्रधानमंत्री मोदी आ गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में ये जो नया एक्सटेंशन दिया गया है, ये एक फैसला स्वागत योग्य है। अब इन लोगों को नागरिकता भी दी जाएगी। बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे थे तो अब उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल एक है, कहाँ है वो मुस्लिम वोट बैंक के सौदागर, मुसलमानों के वोटों के ऊपर धंधा करने वाले लोग? सीए का विरोध करने में तो पूरे देश में आग लगा दिया, दिल्ली में आपने दंगे करवा दिए। अब जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि शाहीन बाग के नाम पे, सीए के नाम पे जो आंदोलन हुआ था, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। अब इस्तेमाल खत्म हो गया तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की तरफ से आयोजित एक जनसभा के समापन के तुरंत बाद एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए और 35 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाका शाहवानी स्टेडियम के पास सरदार अताउल्लाह मिंगल की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जानकारी से पता चला है कि हमले का निशाना बीएनपी नेता अख्तर मिंगल और उनका काफिला था। हालांकि मिंगल हमले में सुरक्षित रहे हैं। किसकी साजिश हो सकती है ये तो पाकिस्तान आर्मी की साजिश है। ये लोग बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। मिंगल साहब को निशाना बनाया गया, सीधी सीधी बात है। लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा। तो आप देखिए कि ये पाकिस्तान की आर्मी सीधे सीधे बलूचिस्तान, बीएलए, इन लोगों से लड़ नहीं सकती। तो आप क्या कर रहे हो? आप ये सुसाइड बॉम्बर्स को भेज रहे हो। मतलब साफ है कि आप भारत के ऊपर आरोप लगाते हो कि बलूचिस्तान में जो है वो टेररिज्म को हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप आतंकवादियों के जरिए अपनी ही जनता को मारने का काम कर रहे हो। तो ये गलत नहीं हिंदुस्तान कहता है कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान की सरकार है, ये और आतंकवादी, इनमें से कोई फर्क नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।